इनके नाम से कौन आया? चंदना के नाम से कौन आया? अभी किसने ज्वाइन किया है? हाँ जी। अच्छा, तोयल ने ज्वाइन किया है। एक ये काजल को बुलाओ भाई, काजल तो बिल्कुल डिफॉल्टर केस है। काजल के पास कांटेक्ट नंबर है किसी का? नहीं सॉरी, किसी के पास काजल का है बट रिसीव नहीं किया। मंतशा नहीं करेगी, ठीक है, एक बार ट्राई ना है। काजल काजल इसमें थोड़ी सब्जी रखी होगी और कटोरी में थोड़ा साग होगा। साग कटोरी में रखा है यहीं, स्लेब पे ही रखे होगा कहीं तो। फिर वो ले लियो, अचार ले लियो थोड़ा मिर्चूड़ा। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब पेपर पे आ जाओ। अच्छा, जो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना, बिकॉज 37 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे ही अच्छे बच्चे हैं। जो जिनके लिए एक्चुअली ये क्लास थी वो बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं किया। तो आप अपने भी जहाँ पे आपको लगता है कि वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है मेंशन कर देना, या फिर स्पेसिफिकली जो पॉइंट आपको चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं वो प्लीज़ बताइएगा। अब देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन था, मैं बात कर रही हूँ, मेरी आवाज़ सही से आ रही है पहले? यस यस मैम। मैम। ठीक है। तो जो हमारे ये 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, इनके लिए मैंने आपको बोला था कि 11 से हमें 4 से 5 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है? एक टपल, एक लिस्ट, एक स्ट्रिंग, क्योंकि अभी आप देखो कि बीच-बीच में स्ट्रिंग का यूज़ होगा, टपल का यूज़ होगा। जैसे ये टपल के ऊपर क्वेश्चन दे दिया उन्हें, लिस्ट का यूज़ होगा। तो लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, इनके हमें क्या करने हैं, जो भी इनके ऊपर फंक्शन लगते हैं वो देखने हैं। अब देखो क्या बोलता है ये, इन पाइथन ए इज इक्वल टू दिस वन क्रिएट्स अ टप्पल। अब मैं टप्पल की बात करूं, टप्पल होता क्या है? जैसे टी इज इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट, और लिस्ट हमारे पास क्या होती है? स्क्वायर ब्रैकेट वाली, ठीक है? स्ट्रिंग क्या होता है? या तो डबल कोट्स के बीच में लिखो, या फिर सिंगल कोट्स के बीच में, जो भी आप लिखेंगे। हेलो, हाँ जी, ठीक। एक फास्ट ट्रैक से और दूसरा मीशो से, ठीक है ठीक है। गेट पे आप बात करवा दीजिए, अप्रूवल वाला एप्लीकेशन है नहीं। हाँ जी भैया, प्लीज इनको भेज दीजिए C4 1001 के लिए। सर मेरे पास वो एप्लीकेशन नहीं है अभी। हाँ, हाँ जी। मेरी जब ना वो पार्सल रिटर्न हो गए, हाँ हाँ, उन्हें अप्रूवल लिया ना गेट पर। मैं एक
हाँ जी, तो हमारे पास टप्पल होता है सिंपल ब्रैकेट वाला, लिस्ट होती है स्क्वायर ब्रैकेट वाला, स्ट्रिंग होता है हमारे पास या तो सिंगल कोट्स में कुछ लिखा होगा या डबल कोट्स में कुछ लिखा होगा, ठीक है। और डिक्शनरी हमारे पास होती है डी स्क्वायर सॉरी करली ब्रैकेट वाली। इतना सभी को पता है? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है। अब देखो टप्पल के बारे में जब भी बात होती है हम इसके अंदर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। then only then it will be considered as a tuple, ठीक है। बट अगर मेरे को एक ही एलिमेंट लिखना हो, ठीक है, एक एलिमेंट को लिखने के लिए हमें एलिमेंट और एक कोमा लगाना पड़ेगा, तभी वो टपल कंसिडर होगा, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल इंटीजर। जैसे आप मैथमेटिक्स में क्या करते हो, बोर्ड मास वाला होता है ना, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज होती है, ब्रैकेट के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखा होता है, Yes, ठीक ma'am. है। Yes, अगर ma'am. हाँ, अगर ब्रैकेट के अंदर 2+3 लिखा हुआ है तो कैलकुलेट करके 5 आ जाएगा। इसका मतलब जो वो 5 है वो एक सिंगल वैल्यू कंसीडर होगी। इसी वजह से अगर आप उसके अंदर एक एलिमेंट लिखते हो और पीछे कोमा नहीं लगाते, देन अगर मैं अभी इसका डाटा टाइप को प्रिंट करूं, प्रिंट टाइप ऑफ टी, बताओ इसको क्या प्रिंट करना चाहिए? जिस हिसाब से मैं बोल रही हूँ उस हिसाब से तो इंटीजर टाइप करना चाहिए, है ना। देख लेते हैं क्या प्रिंट करेगा ये। क्या प्रिंट किया इसने? इंटीजर, ठीक है। Integer. अगर मैं यहाँ पे एक कोमा लगा दूं, ये क्वेश्चन आपका वाइवा का क्वेश्चन भी बन सकता है कि आप एक टप्पल जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है वो कैसे डिफाइन करोगे, कैसे करोगे? t इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, फिर उसके अंदर सिंगल एलिमेंट और उसके बाद आप लगाएंगे कोमा, ठीक है। सिंगल एलिमेंट का टप्पल ऐसे शो होगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो ये क्या आ गया? टप्पल आ गया। 2 एलिमेंट वाला तो क्लियर है। अब एक और चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, हमें किसी भी जैसे टी यहाँ पे टप्पल है, उसका डाटा टाइप हमने कैसे पता लगाया? टाइप फंक्शन से। अगर मैंने एल के अंदर ये वाली ब्रैकेट डाली है और इसका मुझे डाटा टाइप प्रिंट कराना है, तो मेरे को कौन सा फंक्शन लगाना है? बताओ। उसका डाटा टाइप क्या था अभी देखा जो हमने? लिस्ट। हेलो, Yes, ma'am. हाँ जी, सुन रहे हैं ना? थोड़ा मतलब मेरे को भी एक वो दो रिस्पॉन्स, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि हाँ सुन रहे हो तुम लोग। ये है जो चीज, ये बेसिक डाटा टाइप वाली है। अगर एस के अंदर मैं कुछ लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एस का डाटा टाइप क्या आएगा हमारे पास? String. String. Ma'am, same. स्ट्रिंग आएगा। String. डिक्शनरी के अंदर ये देखो, टप्पल, लिस्ट, स्ट्रिंग और डिक्शनरी। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। वो क्या बोल रहा है? इन पाइथन a इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 1 लिखा, कॉमन नहीं डाला, क्रिएट्स अ टप्पल। अब ट्रू है या फॉल्स है? False. ऑफ कोर्स False. फॉल्स आएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है हमारा रिलेटेड टू मोड। तो मैंने मोड आपको फिर से लिखने को बोला था। व्हाट डज विद ओपन एज एफ डू, क्या करेगा ये? मोड देखो आर दिया हुआ है, मतलब रीड मोड में ओपन करेगा। अच्छा, इसका जो कंटेक्स्ट है वो अलग है। ओपन फाइल्स एंड क्लोजेज ऑटोमेटिकली। हम क्या करते थे, अगर हमें अपनी फाइल को ओपन करना हो, जितना पोर्शन होता जाएगा मैं उसको कमेंट बनाती जाऊंगी। अगर मेरे को फाइल को ओपन करना तो हम कैसे करते थे? एफ इज इक्वल टू ओपन और ब्रैकेट में लिखते थे फॉर एग्जाम्पल डेमो डॉट टी एक्स टी। अच्छा, मेरे को ये बताओ, इस केस में फाइल कौन से मोड में ओपन होगी? Ma'am, read. Read. रीड मोड। बाय डिफॉल्ट जो हमारी, अगर हम मोड ना दें तो बाय डिफॉल्ट मोड होता है रीड। ये वाइवा का क्वेश्चन भी है और 1 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है। बट इस केस में मुझे क्या करना पड़ रहा है? शुरू में मैं ओपन कर रही हूँ, लास्ट में जाके क्लोज कर रही हूँ। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर देते हैं? विद
क्या दिया हुआ था उन्होंने कंटेक्स्ट, हाँ विद, यहाँ पे लिखा ओपन, यहाँ पे हमारा वही रहेगा डेमो डॉट txt कोमा, मोड लगाओ और चाहे ना लगाओ, अगर मैं w लिख दूं यहाँ पे विद ओपन, अब यहाँ पे एज एफ लिखा है इन्होंने, जो वहां पे मैं नाम दे रही थी वहां पे f इज इक्वल टू ओपन किया था, यहाँ पे आगे विद कीवर्ड है, देखो वो ऑरेंज कलर का आ रहा है, विद क्या है यहाँ पे कीवर्ड, और एज भी क्या है कीवर्ड, और ओपन हमारा फंक्शन एज इट इज है, उसके अंदर जो भी हम आर्ग्यूमेंट देते हैं वो सेम रहेंगे, बट एज एफ अगर मैं अपने तरीके से लिखूं तो f इज इक्वल टू ओपन आएगा, बट यहाँ पे क्या बन रहा है विद ओपन दिस एज f। अब इसके पीछे आता है कॉलन, इसका मतलब मेरा सारा कोड एक एक इंडेंटेशन लेके लिखा जाएगा। जब हम f इज इक्वल टू ओपन करते थे क्या वहां पे कोई इंडेंटेशन देते थे? नो मैम। नो नहीं मैम। देते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है विद के साथ पीछे कॉलन आएगा तो सारा का सारा कंटेंट मेरा किसके साथ आ जाएगा, इंडेंटेशन के साथ। तो देखेंगे इसको आगे क्वेश्चन इसी से करेंगे। तो व्हाट डज ओपन एज एफ, अब इसका फायदा ये है कि ये फाइल को ओपन और क्लोज ऑटोमेटिकली करेगा, इस केस में हमें एफ डॉट क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है लास्ट में, तो इसीलिए उसने क्या बोला ओपन फाइल एंड क्लोज इज ऑटोमेटिकली। अच्छा सी और डी तो इसमें से वैसे भी डिलीट हो गए थे ऑप्शन, देखो क्या बोल रहा है सी ऑप्शन, क्या बोल रहा था ओपन फाइल इन राइट मोड, अरे वहां पे क्लियरली आर दिया हुआ है, राइट मोड में तो ओपन कर ही नहीं सकता, सी तो वैसे कट हो गया ऑप्शन। डिलीट फाइल आफ्टर रीडिंग, डिलीशन का कुछ ऑप्शन है ही नहीं है यहाँ पे, क्या कहीं पे डिलीट कीवर्ड दिख रहा है? नहीं दिख नो रहा है। मैम। इसका मतलब अगर आप लोगों का जो क्वेश्चन रह भी गए थे ऑप्शन, अगर आप सोचो आपके पास ए और बी का ही ऑप्शन रह गया था, तो यहाँ पे बच्चा अगर बी लगा रहा है फिर भी मान सकते थे कि ठीक है, अगर सी लगा रहा है फिर तो बिल्कुल ही गलत है, मतलब उसको राइटिंग मोड की बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ए और बी में अगर आप देखोगे ओपन फाइल्स परमानेंटली, अच्छा परमानेंटली तो खैर कुछ नहीं होता, ओपन फाइल्स एंड क्लोजेस ऑटोमेटिकली। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसलिए मैंने आपको बोला है जो राइटिंग रीडिंग मतलब जितने भी मोड हैं उनको एक बार अच्छे से लिख लो अपनी नोटबुक में एक पेज के ऊपर, जहां पे जैसे ही पेपर आएगा आप वहां से पढ़ सको। अभी आपके प्री बोर्ड की भी डेट शीट आ गई है ना? यस मैम। कंप्यूटर साइंस का मैम कब है? मैम 19। 19 को किसने बताया? मैम सोनाक्षी। सोनाक्षी को किसने बताया? मैम डेट शीट आ गई। डेट शीट के अंदर तो कंप्यूटर साइंस है नहीं है। मैम है। मैम है। मेरे को तो दिखा नहीं वो, या तो उन्होंने दूसरा पेज शेयर किया होगा। नो नो मैम, मैम वहाँ पे 3 सब्जेक्ट एक साथ लिखे हैं तो इस शायद से पता नहीं चला होगा। अच्छा जो डेट शीट तुम्हारे पास है ना जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस मेंशन है वो मुझे शेयर करना, ओके मैम। ठीक है? हाँ मतलब वही ग्रुप में शेयर कर देना। अब तो पहले सबसे पहला हमें क्या करना है, जो हमारा फाइल के अंदर जितने भी मोड हैं रीडिंग राइटिंग, अच्छा 19 दिसंबर को है ना पेपर? यस मैम। ठीक है। अब हाँ पहला हमें रखना है अपने सारे जितने भी मोड हैं फाइल ओपनिंग के उनको, दूसरे नंबर पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा और 2 क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन आएगा या तो 2 नंबर में या 3 नंबर में। तो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन अ फंक्शन विद अ डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट कीवर्ड तो हम यूज ही नहीं करते, तो अगर देखो सी और डी ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए, हाँ या ना? यस मैम। यस है ना? मैम। और अगर ए और बी में मैं देखूं, बी मेरा वैसे ही गलत है, हमेशा डेफ पहले आता पहले होता है ना? तो थर्ड क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे का गलत होना चाहिए था। यस मैम। उसके बाद चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। चौथा क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है? डिक्शनरी के बारे में बात कर रहा है। जब भी लेन कीवर्ड आता है वो पूछता है कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। तो आप देखो मैंने आपको बताया था डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है, तो एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोमा, तो आप कोमा से आगे और पीछे देखो एलिमेंट कितने हैं। अगर मैं देखूं पहला एलिमेंट आया फिर कोमा, फिर दूसरा एलिमेंट आया फिर कोमा फिर एलिमेंट आया, इसका मतलब इसके अंदर 3 ही एलिमेंट थे, नहीं? यस यस मैम। अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। अच्छा ये बताने वाला क्वेश्चन है, जब भी हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं, हमने अभी तक किया था ऐसे ही ओपन कर ले,
एक मेरे पास टेक्स्ट फाइल है, उसका कंटेंट मुझे प्रिंट कराना है कि उस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेरी फाइल का नाम है डेमो, टेक्स्ट फाइल है, उसके कंटेंट को मेरे को प्रिंट कराना है। तो मैं कैसे करूंगी? अगर मैं अपने ही मेथड से करूं, f इज इक्वल टू ओपन और यहाँ पे फाइल का नाम लिख दो demo.txt, और क्योंकि रीड करना है मुझे तो मैं RT लिख सकती हूँ, चाहे ना भी लिखूं। और f डॉट क्लोज, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, करना ही करना है। अगर मेरे को रीड करना है तो मेरे को कोई बताएगा कि टेक्स्ट फाइल के अंदर रीड करने के लिए कौन कौन से फंक्शन होते हैं? मैम रीड लाइन और रीड लाइंस। हाँ, रीड लाइन, रीड लाइंस। अब जो रीड है वो भी पूरी फाइल को पढ़ता है, रीड लाइंस भी पूरी फाइल को रीड करता है, लेकिन जो रीड लाइन होता है वो सिर्फ एक लाइन को रीड करेगा एक बार में। उसके लिए हमें वाइल लूप चाहिएगा। मैंने आपको बोला है कि मुझे पूरी टेक्स्ट फाइल को प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? f डॉट रीड, है ना, और प्रिंट कर दो कंटेंट को। क्या इससे मेरा काम हो जाएगा? यस मैम। क्या ये कोड लिखने से जो भी मेरी फाइल के अंदर कंटेंट है वो लिखा जाएगा? यस मैम। एक मिनट रुक जाओ तुम। कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि ये पूरी स्क्रीन में मैं आपकी चैट खोलना चाहती हूँ साइड में, ताकि मेरे को ये भी पता चलता रहे कौन भाग रहा है कौन आ रहा है। हाँ, तो हमने क्या किया, ओपन किया फाइल को। अगर मैं इसको विद के साथ ओपन करना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इसको हटा दो, यहाँ पे लगाओ विद, स्पेस दो, विद ओपन दिस एज f, और यहाँ पे आएगा मेरा कॉलन, यहाँ पे आएगा c। अगर ये कॉलन है तो यहाँ पे आएगा टैब देना पड़ेगा मुझे, और ये करना पड़ेगा। और ये क्या लास्ट स्टेटमेंट की जरूरत है? नो मैम। नो नहीं, मैम। क्योंकि ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। तो विद ओपन दिस वन एज f, और कंटेंट इज इक्वल टू f डॉट रीड प्रिंट कंटेंट। इससे मेरे फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है वो लिखा जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है टेल और एक होता है सीक। ये मेथड मैंने डिस्कस नहीं किए थे। एक टेल मेथड होता है, मेथड और फंक्शन बात एक ही है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मैंने टेल लिखा उसके पीछे मैंने ब्रैकेट लिखी है, सीक उसके पीछे भी एक ब्रैकेट लिखी है। टेल का मतलब क्या होता है बताओ, है ना? टेल का मतलब टेल मी। यस मैम। अब जो टेल होता है, जैसे मैंने आपको बताया, आप जब भी आप अपनी फाइल ओपन करते हो आपका कर्सर कहाँ पे जाएगा बताओ? जब भी फाइल को मैंने ओपन किया रीड मोड में, बिल्कुल बिगिनिंग पोजीशन पे। यस मैम। ठीक है, जैसे ही वो पढ़ना शुरू करता है वो वन बाय वन कर्सर आगे मूव करता रहता है, एक एक कैरेक्टर को रीड करके आपकी स्क्रीन पे लाता रहता है, कर्सर मूव कर रहा है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट मेरा कर्सर कहाँ है वो फंक्शन हमें टेल बताएगा। टेल हमें क्या बताएगा? पोजीशन ऑफ द कर्सर। देखो मैंने अपनी फाइल को ओपन किया, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ, प्रिंट f डॉट टेल। बताओ मेरे को क्या देना चाहिए उसको? यहाँ पे बिगिनिंग पोजीशन, अभी तो ओपन किया फाइल को, यस मैम। है ना? जब वो मेरी पूरी फाइल को रीड कर लेगा, कर्सर आगे आगे जाता गया, पूरी फाइल रीड हो चुकी है, तो मेरा कर्सर कहाँ होगा बताओ? बताओ कर्सर कहाँ पहुंच जाएगा? एंड ऑफ द फाइल। एंड ऑफ द फाइल। तो देखते हैं, सबसे पहले तो मुझे डेस्कटॉप पे है ना ये फाइल, डेस्कटॉप पे मेरी एक फाइल होनी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए डेमो डॉट टी एक्स टी। न्यू फाइल,
टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डेमो, क्योंकि उसी को तो रीड करेगा ना वो। Yes, ma'am. हेलो, हाय, बाय, दिस इज क्लास 12, टुडे इज संडे, ठीक है। ये फाइल मैंने बना के सेव कर दी। देखते हैं क्या आउटपुट आएगी मेरे प्रोग्राम की। एक मिनट, मुझे इसको हटाना पड़ेगा वरना ये एरर देगा। कंटेंट समझ आ रहा है? जैसे ही मैंने फाइल को ओपन किया, फिर मैंने क्या किया, कर्सर की पोजीशन पूछी f.tel, फिर मैंने कंटेंट को रीड किया। जब कंटेंट को रीड कर रहे थे तो मेरा कर्सर चल के लास्ट में पहुंच जाएगा। फिर से मैंने कर्सर की पोजीशन पूछी f.tel, ठीक है, और उसके बाद मैंने अपने कंटेंट को प्रिंट कराया है। लेट्स सी, ये देखो शुरू में 0 आया, Yes, ma'am. उसके बाद क्या आया 52, Yes, ma'am. ठीक है, और लास्ट में मेरे फाइल का कंटेंट आया, ये रहा। 52 क्यों आया? ये ब्लैंक स्पेसेस भी काउंट हुए हैं बीच में, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 मतलब 4 करेक्टर और आ रहे हैं एक्स्ट्रा। अच्छा, इसने न्यू लाइन करेक्टर को भी कंसिडर किया है। न्यू लाइन करेक्टर पता है ना क्या होता है, स्लैश और एन, यस मैम। है ना। Yes, तो ma'am. जब ये नेक्स्ट लाइन में गया है उसको भी काउंट किया है। अच्छा अब देखो, टेल का पर्पस समझ आ गया। Yes, टेल ma'am. हमें कर्सर की पोजीशन बताएगा। अब यहाँ पे आप ये देखो, जैसे ही मैंने फाइल को ओपन किया और कर्सर की पोजीशन पूछी, उसने बोला 0 पे है ना। अब मैं क्या चाहती हूं कि मैं कर्सर की पोजीशन 4 पे पहुंचा दूं, मतलब मैं कर्सर को अपनी तरफ से मूव करना चाहती हूं। तो मैं क्या करूंगी, f.seek, सीक फंक्शन यूज होता है अपने कर्सर को मूव करना है। कहां पे, 4 पे। कहां से, शुरू से, तो 0 आएगा। बिगिनिंग से करना है तो 0 डालना है, ठीक है। देखते हैं, अब मेरे को आप बताओ ये कहां से रीड करेगा? बिगिनिंग से। बिगिनिंग से क्यों रीड करेगा? फाइल को ओपन किया, कर्सर की पोजीशन पूछी, उसने बोल दिया 0। उसके बाद मैंने कर्सर को कहां पहुंचा दिया, चौथी पोजीशन पे, सीक 4। सीक के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट जाएंगे। पहला आर्ग्यूमेंट जाएगा कि कितने प्लेस आगे जाना है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट जाएगा कहां से। अगर मैं अपनी फाइल में देखो, बिल्कुल शुरू से 0 लिख दिया मैंने यहाँ पे, जो लास्ट में जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है ना, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। आगे आप वैल्यू कितनी भी दो, कर्सर को आप अपनी फाइल में कहीं पे भी भेज सकते हो। 4th लोकेशन पे, 10th लोकेशन पे, 11th लोकेशन पे, 1000 लोकेशन पे, कहीं पे भी भिजवा दो। पहला जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज द लोकेशन, और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो हमें बताएगा कि कहां से। अगर बिल्कुल शुरू से आप बता रहे हो कि शुरू से लेके चौथी पोजीशन पे चले जाओ, ठीक है, उसके बाद उसने रीड करना शुरू किया, इसका मतलब मेरी फाइल को वो कहां से रीड करेगा, चौथी पोजीशन से। देखते हैं वैसे क्या आएगा। और अगर मैंने यहां पे लिख दिया 1, फॉर एग्जाम्पल आप ऑलरेडी 5th पोजीशन पे थे, करंट पोजीशन आपकी क्या है 5th, वहां से आप 4 लिखो, मतलब 4, 1, करंट पोजीशन से 4 आगे चलो। अगर मैंने लिख दिया 2, इसका मतलब क्या है, फाइल के
अपोजिट साइड में, मतलब एंड से आप 4th पोजीशन पे जाना है आपको। फाइल के शुरू से जाना है तो 0 लगाओगे, फाइल के एंड से जाना है तो 2 लगाओगे। अगर करंट पोजीशन है, करंट पोजीशन फॉर एग्जांपल आप फाइल के मिड में हो, आप 4th पोजीशन पे ऑलरेडी हो और आपने लिख दिया 5th, 1, तो इसका मतलब वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा? ऑलरेडी आप 5th पोजीशन पे हो, 5 + 5 = 10 पोजीशन पे जाएगा वो। पहले इसको देख लेते हैं क्या करेगा। क्या लिखा मैंने? 0 लिखना था ना। देखो इसने क्या किया, हेलो लिखा इसने, हेलो दिया आपको, ओ दिया है। यस मैम। हेलो का सिर्फ इसने ओ दिया, क्यों? कोड को देखो, फाइल को ओपन किया, पोजीशन पूछी, क्या पोजीशन है? 0, ठीक है। फिर मैंने बोला f.seek, मतलब मेरे कर्सर को 4 लोकेशन मूव कर दो फ्रॉम द बिगिनिंग। तो 0 से जाके वो कहां पे चला गया? 0, 1, 2, 3, 4, 4th पोजीशन पे चला गया वो, मतलब 4 कैरेक्टर आगे मूव कर जाओ। 0, 1, 2, 3, तो इसी उसने HELL को स्किप मार दिया उसने, अभी वो 4th पोजीशन पे है। मेरी फाइल कहाँ थी? ये है ना मेरी फाइल। तो 0, 1, 2, 3, 4, 4th पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है? ओ, O है ना। तो उसने कहां से लिखना शुरू किया? O से ओ से लिखना शुरू किया उसने। तो सीक मेथड या सीक फंक्शन का पर्पस पता चला, वो हमारे कर्सर को मूव करने के लिए यूज होता है। ओके मैम। ठीक है। अब जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, f.tel मैंने पूछा, अब मैं कर रही हूँ line = f.readline, ठीक है। अब फिर से आप अपनी पोजीशन पूछो। पहली 3 लाइन का मीनिंग समझ आया? क्या किया मैंने? फाइल को ओपन किया, ठीक है, कर्सर की पोजीशन पूछी, कर्सर की पोजीशन में वो क्या देगा बताओ? जीरो 0 देगा, यहाँ पे तो 0 देगा। मैं कमेंट डाल देती हूँ। फिर उसने किया रीड लाइन, रीड लाइन में मतलब पहली लाइन उसने रीड कर ली, ठीक है। उसके बाद मैंने कर्सर की पोजीशन पूछी, तो बताओ कर्सर की पोजीशन क्या देगा? हेलो वाला स्किप हो जाएगा, हाई वाली पोजीशन देगा, यस मैम। Yes, है ma'am. ना। सभी को समझ आ रहा है इतना? Yes, ma'am. है ना। अब मैं क्या करूंगी, f.seek 5, 1 लिख दूं यहां पे। अब फिर से पूछो पोजीशन। इसको मैं हटा रही हूं अभी के लिए। अनसपोर्टेड can't do non-zero correlative 6, अच्छा ठीक है। अच्छा ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ओके। इसको पहली लाइन को देखो, f.tel 0 दिया उसने, पहली लाइन को रीड किया, पहली लाइन में क्या लिखा हुआ था? हेलो, ठीक है। HELLO 5 करेक्टर थे, उसके बाद मेरा न्यू लाइन करेक्टर आया /n, तो 7 करेक्टर हो गए। उसके बाद मैंने कर्सर की पोजीशन पूछी, तो उसने क्या बोली? 7। ये तो देखा होगा आपने आउटपुट में, पहले 0, एक लाइन को रीड करने के बाद क्या पोजीशन आई? 7, यस मैम। है ना। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, सी का आपको आइडिया लग गया। यू वॉन्ट टू मूव द फाइल पॉइंटर 8 बाइट्स फॉरवर्ड फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन। अगर करंट पोजीशन लिखी है तो सेकंड वैल्यू क्या आएगी? 1, 1.
और पहली वैल्यू क्या आएगी, कितने बाइट आप आगे मूव कर रहे हो, कितने करेक्टर्स आप आगे, क्योंकि एक करेक्टर 1 बाइट का होता है, तो कितने करेक्टर्स आप आगे मूव कर रहे हो, मतलब 8, तो 8,1। ठीक है। Yes, ma'am. अगर आप बोलते हो फ्रॉम द बिगनिंग तो कोमा करके 0 आएगा, अगर आप बोलते हो फ्रॉम द करंट पोजीशन तो कोमा करके 1 आएगा, अगर आप बोलते हो फ्रॉम द एंड तो कोमा करके क्या आएगा, 2 2 आएगा। तो इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। सीक के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट जाएंगे। पहला आर्ग्यूमेंट बताएगा कितनी लोकेशन मूव करना है और दूसरा आर्ग्यूमेंट बताएगा कहां से करना है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल 0, फ्रॉम द करंट पोजीशन 1, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल 2. तो ये नोट डाउन कर लो। Yes, ma'am. ठीक है। 6th क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं, विच मेथड राइट एन ऑब्जेक्ट इनटू द बाइनरी फाइल, कि बाइनरी फाइल के अंदर, अब ये तो सीधा सा क्वेश्चन था बेटे कि बाइनरी फाइल के अंदर रीडिंग राइटिंग मैंने कराई हुई है। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पिकल मॉड्यूल था, ए और डी तो ऑप्शन वैसे भी गलत हो गए क्योंकि उसमें तो फंक्शन का नाम पहले लिखा हुआ है, डंप डॉट पिकल, गलत है। तो पिकल डॉट लोड, पिकल डॉट डंप। लोड का मतलब होता है कि वहां से रीड करो, डंप का मतलब होता है कुछ डालना वहां पे लिखना। तो बाइनरी फाइल के अंदर लिखने के लिए पिकल डॉट डंप यूज होता है। ठीक है। Yes, ma'am. फिर अब आते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में। 7th क्वेश्चन हमारे पास है रैंडम मॉड्यूल के ऊपर। एक्चुअली दैट टॉपिक वाज ऑफ 11th क्लास, वहां पे आपको रैंडम मॉड्यूल कराया जाता है। ठीक है। तो रैंडम मॉड्यूल के अंदर आपको 3 फंक्शन करने हैं, चाहे आपकी 11th थी और चाहे अब आपकी आ गई 12th। ठीक है, 3 ही फंक्शन करने हैं। एक मैं उनके बारे में बताती हूं आपको, ये नोट डाउन कर लेना भाई अपनी नोटबुक में, नोट्स बनाते जाओ इस चीज के। अब 11th के कॉन्सेप्ट तो बेटे जब क्वेश्चन आएंगे तभी होंगे। अगर मेरे को रैंडम मॉड्यूल को यूज करना हो तो मैं क्या करूंगी, इंपोर्ट रैंडम। अब इनके हमें 3 फंक्शन करने हैं। एक करना है रैंडम डॉट ए इज इक्वल टू, मैं लिख रही हूं रैंडम डॉट रेंड इंट। ठीक है। एक मैं लिख रही हूं बी इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम, मतलब वही फंक्शन का नाम है जो मॉड्यूल का नाम है, और एक होता है रेंड रेंज। अब ये तीनों फंक्शन करेंगे क्या, देखो जो रैंडम होता है वो आपको 0.0 से लेके 1.0 तक कोई भी नंबर जनरेट करके देगा, 0.0 से 1.0 तक। ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके देगा जिसमें 0.0 और 1.0 आर इंक्लूसिव। मतलब ये क्या देगा, एनी नंबर इन रेंज, क्या ये वाला ब्रैकेट पता है ना, अगर दोनों को इंक्लूड करते हैं तो ये वाला नंबर देते हो आप, स्क्वायर ब्रैकेट देते हो ना। Yes, ma'am. हाँ, तो इसमें से कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा, फॉर एग्जांपल 0.9, 0.8, तो प्रिंट करा के देख लेंगे हम। अच्छा, रेंड इंट में क्या करेगा, इट विल जनरेट एनी रैंडम इंटीजर। यहाँ पे तो फ्लोटिंग वैल्यू दी इसने पॉइंट वाली, यहाँ पे कोई रेंड इंट का मतलब क्या है, इंटीजर नंबर देगा आपको। अब इंटीजर नंबर यहाँ पे आपको रेंज देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2,7, 2,7 के बीच में कोई भी रैंडम इंटीजर आपको वो रिटर्न कर देगा, एनी इंटीजर इन रेंज 2,7, 2 and 7। अच्छा, रेंड रेंज क्या करता है, वो तो 1 नंबर का इंक्रीमेंट देगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से कोई भी नंबर दे देगा आपको जो पहले वाला है। बट मैं चाहती हूं कि 2,9, 2 स्टेप, स्टार्टिंग वैल्यू देनी पड़ेगी, स्टॉपिंग वैल्यू देनी पड़ेगी, फिर स्टेप वैल्यू भी देनी पड़ेगी। अब ये क्या करेगा, इससे जो नंबर आपके जनरेट होंगे वो देगा
एनी नंबर फ्रॉम रेंज, कहां से उठाएगा ये नंबर, ये उठाएगा 2, 4, 6, 8। इस रेंज से आपको इन नंबरों में से कोई एक नंबर उठा के दे देगा। ओके मैम। रेंड इंट क्या करेगा, आपको बिगनिंग और एंड देना है, उनमें से कोई भी इंटीजर जनरेट करेगा रैंडमली, वो दे देगा। अच्छा, अगर मैं रैंडम फंक्शन की बात करूं, वो 0.0 से 1.0 के बीच का कोई नंबर उठा के देगा, ठीक है। और अगर मैं रेंज की बात करूं, इसमें मैं चाहती हूँ कि दो स्टेप वैल्यू, शुरू दिया मतलब स्टार्ट, एंड, और बाद में दे दी मैंने स्टेप वैल्यू। अब वो उससे जो वैल्यूज जनरेट होती हैं उनमें से कोई रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको रन करके हमें क्या वैल्यू रिटर्न की है इन्होंने। अच्छा, मैंने प्रिंट नहीं कराया ना, प्रिंट ए, यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है प्रिंट बी, और यहाँ पे मेरे को प्रिंट करना है प्रिंट सी। देखो क्या नंबर दिया, पहले में 7 दिया, इंटीजर नंबर है। दूसरे में देखो क्या नंबर दिया उसने, 0.52301। क्या ये 0.0 और 1.0 के बीच में लाई करता है? Yes, ma'am. करता है, यस ठीक मैम। है। तो हाँ, कोई भी रैंडम नंबर उठा के दे देगा। और लास्ट में आप देखो 8 आया, Yes, ma'am. ठीक है। तो रेंड इंट, रैंडम, रेंड रेंज, रेंज के अंदर आपको स्टेप वैल्यू भी बतानी है। अच्छा, जो पहले वाला केस है रेंड इंट वाला, वहां पे स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 है, ओके ठीक है। मैम। तो ये तीनों फंक्शन आप नोट डाउन ओके कर मैम। लो। क्वेश्चन आएगा अगर रैंडम मॉड्यूल के ऊपर, तो इन्हीं 3 के ऊपर आएगा और कहीं से नहीं आएगा, उसके अलावा कुछ आपके सिलेबस पे नहीं है। अच्छा, वो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स अ रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में कौन सा जनरेट करेगा, रैंडम फंक्शन, रैंडम। ठीक है। फिर अब आप ये देखो 8th क्वेश्चन, ट्राई एक्सेप्ट। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो, ट्राई ब्लॉक में क्यों बोल रही हूँ, जब भी कॉलन के बाद कोड लिखते हैं इसका मतलब दैट इज अ ब्लॉक। जैसे वाइल के बाद आप कॉलन लगाते हो, फिर उसके बाद कुछ लिखते हो कोड, उसको हम बोलेंगे वाइल ब्लॉक। इफ आप कंडीशन लिखते हो, इफ ए ग्रेटर देन बी कॉलन, इसका मतलब दैट इज कॉल्ड इफ ब्लॉक। यहाँ पे क्या है, ट्राई के बाद कॉलन आ गया, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं कौन सा कंटेंट लिखती हूँ जहां पे मुझे लगता है कि एरर आ सकती है। अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ट्राई कॉलन x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0। अब जब मैथमेटिक्स के अंदर भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो, तो आप क्या लिखते हो उसका आंसर, नॉट डिफाइंड Yes, ma'am. करते हो ना। मैम। तो इसका मतलब किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, ट्राई के अंदर x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0, मतलब एरर आएगी। एरर आएगी मतलब दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन, ठीक है। तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ से जंप करके एक्सेप्ट ब्लॉक के पास जाएगा। एक्सेप्ट ब्लॉक ने क्या लिखा हुआ है, एरर, तो एरर को प्रिंट कर दो, कर दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, मतलब एरर को लिखने के बाद एंड में क्या लिखना है मुझे, एक ब्लैंक Space. स्पेस छोड़ना है। तो एरर, फिर एक ब्लैंक स्पेस छोड़ेगा, फिर उसके बाद फाइनली, फाइनली ब्लॉक कब होता है, जब एक्सेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फाइनली के अंदर वो कोड लिखा जाता है जो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। तो एरर दिया, पहले उसने एरर को प्रिंट किया, उसके बाद उसने ब्लैंक स्पेस दिया, उसके बाद फाइनली के अंदर क्या लिखा हुआ है, ओके। Okay. तो इसलिए उसने ओके लिख दिया, इसलिए इसका आंसर है सी। अगर वहां पे एंड नहीं दिया होता, जो एक्सेप्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एरर, और वहां पे जो ये एंड लिखा हुआ है ना ब्लैंक स्पेस वाला, अगर ये नहीं दिया होता, इसका मतलब क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो आपका एंड होता है वो न्यू लाइन करेक्टर होता है, मतलब नेक्स्ट लाइन में चले जाओ। आप ओके मैम। लोगों को 11th में हमारे प्रिंट फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक होता है सेपरेटर और एक होता है एंड। उन दोनों का मीनिंग पता है,
SEP एक सेपरेटर होता है और एक होता है एंड। ये दो आर्गुमेंट के बारे में आप लोगों को पता है या नहीं पता? नो मैम। No, ma'am. पता नहीं क्या है तुम लोगों को। अब देखो प्रिंट मैं कराती हूँ। प्रिंट के अंदर मेरे को प्रिंट कराना है a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मेरे को a कोमा b कोमा c कोमा d ये प्रिंट कराना है। नहीं, मैं लिख देती हूँ a कोमा b। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा प्रिंट c कोमा d। बताओ क्या आउटपुट आएगी? मैम फर्स्ट लाइन में 9 और 7 और सेकंड लाइन में 4 और 1। ठीक है। अच्छा, पहली लाइन में आपने बोला 9 और 7 आएगा। 9 और 7 के बीच में स्पेस आएगा या बिना स्पेस के आएंगे? कॉमा आएगा। कोमा आएगा। सृष्टि तुम बोल रही हो कोमा आएगा? नो मैम। अच्छा, किसने बोला था अभी कोमा आएगा? मतलब ठीक है, जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है वो पता तो चले मेरे को। किसने बोला बेटे कोमा आएगा? बताओ यार, ये क्या टाइम हो गया है? अब उसी हिसाब से तो मैं चलूंगी ना। ठीक है, आउटपुट देख लेते हैं। तुम तो नहीं बोलोगे। ये देखो 9 स्पेस 7 4 स्पेस 1। क्यों ऐसा क्यों हुआ? नेक्स्ट लाइन में क्यों गया वो? अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ एंड इक्वल टू। अब बताओ क्या होगा? अब क्या? ए और बी के बीच में 2 टैब का स्पेस आएगा। किसके बीच में? ए और बी के बीच में? हाँ, यस ये मैम, देखो क्या शायद। हुआ, ये देखो क्या हुआ। एक और दे रही हूँ मैं आर्ग्यूमेंट। नाइन और 7 के बीच का स्पेस चला गया। यस मैम। हुआ क्या है देखो, एक लाइन में इसको क्या प्रिंट करना है? ए और बी। ठीक है, ए और बी को सेपरेट कैसे करें वो बताएगा सेप। सेप मतलब सेपरेटर। ठीक है, मैंने यहां पे कुछ भी नहीं दिया, सेपरेटर को हटा दो। बाय डिफॉल्ट जो आपका सेपरेटर होता है दैट इज द ब्लैंक स्पेस। एक लाइन में ये क्या प्रिंट कर रहा है? 9 और 7, है ना? ठीक है, अगर मैंने सेपरेटर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर क्या है? ब्लैंक स्पेस। तो इसीलिए इसने 9 स्पेस 7 दिया। समझ आया इतना? अगर मैं यस मैम। सेप इज इक्वल टू, यस मैम। अगर मैं लिख दूं सेपरेटर इज इक्वल टू दिस वन, तो बताओ 9 और 7 के बीच में क्या आएगा? हैश हैश। हैशटैग। हैश टैग नहीं, हैश। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे a कोमा b कोमा c भी लिख दूं, अब बताओ क्या होगा? पहली लाइन का आउटपुट क्या होगा? मैम 9 हैश 7 हाँ, हैश 4 है। 5। हाँ। अब देखो एक लाइन में मेरे को कितनी वैल्यूज प्रिंट करनी है, उनके बीच का जो सिंबल है वो कौन बताएगा? सेप आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और जो सेप आर्ग्यूमेंट है अगर नहीं दिया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो क्या है? ब्लैंक स्पेस। इतनी क्लैरिटी आई? यस मैम। ठीक है, यस अब मैम। देखो जब मैंने ए को प्रिंट कर दिया, मैंने फिर देखा सेपरेटर कुछ दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, हैश दिया हुआ है, तो हैश को लिखो। फिर बी लिखा मैंने, बी के बाद फिर से मैंने चेक किया क्या सेपरेटर दिया हुआ है? हाँ जी दिया हुआ है, दैट इज द हैश, तो हैश लिखा। फिर सी लिखा। अब मेरी यहाँ पे लाइन एंड हो चुकी है। सी के बाद तो कुछ नहीं है ना प्रिंट करने को? नो मैम। नहीं है ना?
अब इसका मतलब है यहाँ पे मेरी लाइन है एंड, तो एंड पे मेरे को क्या प्रिंट करना है, एंड पे मुझे प्रिंट करना है, अभी ये देखो एंड पे प्रिंट करो एट द रेट, तो वो क्या करेगा, एट द रेट को प्रिंट कर देगा लाइन के एंड पे, ठीक है। और उसके बाद क्या उठाएगा, सी और डी, मतलब नेक्स्ट लाइन वाले। अगर हम एंड नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, न्यू लाइन करेक्टर, कि अगली लाइन में चले जाओ। सेपरेटर क्या करता है, जो एक लाइन के अंदर चीजें हैं उनको प्रिंट करते हुए बीच में सेपरेटर लगाना है। एंड क्या बताता है कि जब आप लाइन एंड कर रहे हो तो क्या प्रिंट करना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब न्यू लाइन पे जाओ, मतलब न्यू लाइन प्रिंट करो। न्यू लाइन प्रिंट का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन प्रिंट तो होगा नहीं, नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा, ठीक है। बट अगर मैंने दे दिया एंड के अंदर एट द रेट, अब बताओ 9 को प्रिंट करेगा, फिर हैश प्रिंट करेगा, फिर 7 प्रिंट करेगा, फिर हैश प्रिंट करेगा, फिर 4 प्रिंट करेगा, 4 के बाद बताओ क्या देगा वो, एट द रेट। At the एट rate द रेट। और एट द रेट के बाद क्या प्रिंट करेगा बताओ, 4 4। and then और फिर सी और 1. डी के वन। के लिए क्या मैंने सेपरेटर दिया, नो मैम। नहीं No, दिया, तो ma'am. बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, स्पेस। ब्लैंक स्पेस। तो बताओ इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ इसका output मैम क्या आना स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरे को। कौन भाई कौन है, कौन है बच्चे जिसको स्क्रीन विजिबल मैम है, अब हो रही है। अब हो रही है, हाँ। अब बताओ बताओ भैया आउटपुट बताओ प्रेरणा। मैम इसका आउटपुट 9 हैश 7 हैश 4 और एट द रेट, फिर मैम 4 और स्पेस 1। हाँ यही इसका आउटपुट आना चाहिए, देखते हैं। तो कोमा, अच्छा यहाँ पे कोमा आएगा, सही है, यस मैम। ठीक है। अगर हमने सेपरेटर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ब्लैंक स्पेस, अगर हमने एंड नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट New line character. न्यू लाइन करेक्टर, और न्यू लाइन करेक्टर की वजह से वो कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में। अब इसकी आउटपुट बताओ क्या आएगी, मैम 9 हैश 7 हैश 4 और फिर न्यू लाइन में 4 और 1 4 स्पेस 1, स्पेस 1. यस मैम. ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सेप इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट डबल कोट्स क्लोज, मतलब कुछ भी नहीं। अब बताओ क्या आएगा आउटपुट, मैम स्पेस वहां से हट जाएगा और 4 और 1 एक साथ आ जाएंगे। हाँ ये देखो, ठीक है। तो सेप और एंड का मीनिंग पता चला। यस मैम। अब आ जाओ यहाँ पे, ये देखो एरर को प्रिंट किया उसने एक्सेप्ट में जाके, फिर एंड क्या दिया हुआ है, एक स्पेस दिया हुआ है, तो स्पेस। मतलब एरर को लिखेगा फिर एक स्पेस देगा, उसके बाद फाइनली के अंदर क्या लिखा हुआ है, ओके. ओके, तो उसके बाद ओके को प्रिंट कर देगा। तो इसलिए एरर और ओके अलग अलग लाइन में ना आके एक ही लाइन में आ गए, समझ आया। यस मैम. अब आगे चलो, अब देखो जो फाइंड फंक्शन है ना वो स्ट्रिंग का फंक्शन है। फाइंड किसका फंक्शन है, स्ट्रिंग का. स्ट्रिंग का। अब आप ये देखो टोमेटो क्या है, स्ट्रिंग, डबल कोट्स में लिखा हुआ है, फिर उसके बाद क्या यस लिखा, मैम। डॉट फाइंड टी। अब ये फाइंड फंक्शन क्या करता है, टी इसमें जहां भी है उसकी इंडेक्स वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। अगर 2 टी हैं तो शुरू से जो पहली पोजीशन है उसको रिटर्न कर देगा। तो पहला टी आपके पास कहां पड़ा हुआ है, हम 0 इंडेक्स पे. हाँ 0 इंडेक्स पे। तो पता नहीं कितने बच्चों का ये गलत है। अच्छा कुछ बच्चे इसमें डी आंसर कर सकते हैं, एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा फाइंड, ठीक है, वो भी कौन सी, जो पहली होगी। ऐसे इसमें 2 वैल्यू आ सकती थी ना, 0 टी तो इसमें 2 है, 0 1 2 3 4 4 पोजीशन पे, बट फाइंड हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, दैट इज द फर्स्ट वन। तो इसीलिए इसका आंसर है ए। 10th क्वेश्चन पे आओ। ग्लोबल मैंने करवाया हुआ था, अगर
बाहर एक वेरिएबल है और फंक्शन के अंदर आपने ग्लोबल ए कर दिया, मतलब नया वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा, वो जो हमारा ग्लोबल मतलब बाहर वाली वैल्यू है उसी को चेंज करेगा। तो ए जो बाहर की तरफ पड़ा हुआ था 50, अब वो क्या हो जाएगा 20। 20 और जब लास्ट में इसको प्रिंट करोगे तो वो क्या प्रिंट करेगा 20। 20 अगर यहाँ ग्लोबल कीवर्ड ना होता फिर क्या प्रिंट करता, 50 फिर 50 प्रिंट 50। करता। वंश का कहाँ है? यस मैम। हाँ समझ आ रहा है कुछ? यस मैम। yes, अब आओ हमारा कौन सा क्वेश्चन 11th, विच मेथड डिलीट्स ऑल द डिक्शनरी आइटम। अब यहाँ पे दो चीजों की बात होती है, एक होती है डिक्शनरी को ही डिलीट करना और दूसरा होता है कि डिक्शनरी की सिर्फ आइटम्स को डिलीट करना है। ठीक है, पहला चीज जो ए है, डेल कभी भी फंक्शन नहीं होता। मैंने आपको लिस्ट के बारे में बताया था कि एक होता है, अगर मैं डेल एल लिखूंगी तो उससे क्या होगा आपकी डिक्शनरी, देखते हैं डिक्शनरी कैसे होगी बताओ। करली ब्रैकेट में आएगी 1:2, 2:3, 3:6। अब मेरी ये डिक्शनरी है, प्रिंट करो इसको। मेरे को ये बताओ इस डिक्शनरी के अंदर कीज कौन कौन सी हैं? मैम 1 है, 2 है और 3 है। हाँ जी, और वैल्यूज कौन कौन सी हैं? 2 3 एंड 6। 2 2 3 3 एंड 6 6। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी 3 लिखूं एरर आएगी या नहीं आएगी? मैम नहीं आएगी। मैम नहीं आएगा। नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू रिपीट हो रही है, हमारी कीज रिपीट नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पे भी ये 2 लिख दूं तो एरर आएगी, दो कीज की सेम वैल्यू नहीं हो सकती, 1 ही डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जरा रन करो, क्या देगा ये आउटपुट। डिक्शनरी प्रिंट कर दी इसने। अगर मैं डी को प्रिंट कराती हूँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ कीज प्रिंट करानी है, तो डी डॉट कीज प्रिंट कर दो। सिर्फ कीज प्रिंट कराने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? कीज। ये देखो सिर्फ उसने कीज प्रिंट की हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आइटम्स, क्या प्रिंट करेगा? इस डिक्शनरी के मैम अंदर कितनी आइटम, पेयर। देखो आइटम्स के अंदर उसने क्या प्रिंट किया, की वैल्यू पेयर। आइटम्स के अंदर उसने की वैल्यू पेयर को प्रिंट किया है। अगर मैं कीज प्रिंट कराती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उसकी कीज प्रिंट करेगा। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख दूं तो क्या देगा 336। ओके मैम। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम आइटम्स भी बोलते हैं। तो अगर आइटम्स को प्रिंट कराओगे तो वो की वैल्यू पेयर को प्रिंट करेगा, सिर्फ कीज को प्रिंट कराओगे तो की को करेगा। मतलब आपको ध्यान में रखना है कि कीज इज अ फंक्शन, वैल्यूज इज अ फंक्शन। कई बार तुम क्या करोगे, तुम ऐसे लिख दोगे बस, करते ही यही हो तुम छोटी छोटी गलतियां। वैल्यूज फंक्शन है, कीज फंक्शन है। ठीक है, अब ये मेरी डिक्शनरी हुई। अब क्वेश्चन क्या था, हाँ अब हमें डिलीट करना है, या तो मैं डेल डी करूं, ये क्या करेगा बताओ, और इसके बाद आप करो प्रिंट डी। बताओ एरर आएगी क्या होगा? देख लेते हैं पूरा ही क्या बोल रहे हो वो। D is not हाँ क्योंकि, डिक्शनरी डिलीट कर दी उसने। हाँ क्योंकि आपकी डिक्शनरी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या था कि आपको सिर्फ एलिमेंट्स डिलीट करने हैं। विच मेथड डिलीट्स ऑल द डिक्शनरी आइटम्स।
डिक्शनरी एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसके सिर्फ आइटम्स डिलीट होने चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास डेल इज नॉट अ फंक्शन, तो डी डॉट क्लियर। अब देखो इससे क्या होगा, क्या क्या दिया उसने आंसर, ब्लैंक ब्रैकेट। हाँ ब्लैंक ब्रैकेट क्यों दी है कि डिक्शनरी एग्जिस्ट करती है सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स डिलीट हुए हैं। ठीक है, ओके क्लियर मैम। फंक्शन क्या करता है आपका, अगर इस जो क्लियर फंक्शन होता है वो टप्पल पे भी लग सकता है, नहीं टप्पल पे नहीं लगेगा क्योंकि टप्पल तो एक बार जो बना दिया उसका कुछ नहीं हो सकता, फिर लिस्ट पे लग सकता है ये फंक्शन एल डॉट क्लियर। उससे क्या होगा, सिर्फ एलिमेंट्स एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी, मतलब एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, लिस्ट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप डेल यूज करते हो एंड डेल इज नॉट अ फंक्शन, अगेन आई एम टेलिंग, जो डेल होता है वो क्या करेगा, वो आपकी डिक्शनरी लिस्ट जो भी होगा उसको पूरा ही डिलीट कर देगा। अब यहीं से एक चीज होती है टप्पल, आप टप्पल के ऊपर क्लियर फंक्शन नहीं लगा सकते, पर डेल स्टेटमेंट लगा सकते हो। क्यों बोला मैंने ऐसा, बताओ। क्लियर फंक्शन आप टप्पल के ऊपर नहीं लगा सकते। टप्पल जैसा आपने एक बार क्रिएट कर दिया, आप उसके एलिमेंट्स डिलीट नहीं कर सकते, ना ही उसके अंदर एलिमेंट ऐड कर सकते। 1, 2, 3 ये एक टप्पल बन गया। अगर आप टप्पल वाला चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, तो वो बोलता है कि टप्पल के अंदर आप एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, टी डॉट ऐड नहीं होता, अपेंड नहीं होता। लिस्ट के अंदर एलिमेंट कैसे ऐड करते हो, अपेंड फंक्शन का यूज करके, इंसर्ट फंक्शन का यूज करके, एक्सटेंड यूज करके, 3 फंक्शन Yes, होते हैं ma'am. ना। लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड करने के लिए हमारे पास 3 फंक्शन होते हैं, कौन कौन से, अपेंड, इंसर्ट और एक था एक्सटेंड, यही था ना, Yes, ma'am. है ना। तो एक बार देख लेना उसको फिर से। ऐसे ही टप्पल के अंदर अगर आप देखोगे, ऐड करने के लिए आपको कोई भी फंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, और टप्पल का आप कोई एलिमेंट भी डिलीट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या मैं टी डॉट क्लियर लगा सकती हूँ, No, ma'am. नहीं लगा नो सकते। मैम। लेट्स सी क्या एरर देगा ये, क्या बोल रहा है वो, एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट एरर बोल रहा है वो, क्लियर लिखा हुआ है वो। टप्पल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट क्लियर, मतलब इसके लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, क्लियर। और अगर मैं डेल टी लगाऊं तो डेल टी, इस केस में क्या होगा, पूरा का पूरा टप्पल डिलीट हो जाएगा, ये तो पॉसिबल है। देखो कोई एरर नहीं आएगी, आई कोई एरर, इसका मतलब है टप्पल डिलीट हो चुका है। समझ आया। Yes. Yes, क्लियर, ma'am. क्लियर फंक्शन, Yes, ma'am. क्लियर फंक्शन लिस्ट के ऊपर लगेगा, डिक्शनरी के ऊपर लगेगा, टप्पल के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि आप टप्पल के एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते। समझ आया। Yes, ma'am. ऐसे ऐसे क्वेश्चन वाइवा में चलेंगे भाई, ठीक है, और एक एक नंबर वाले में भी। तो अब देखो, विच मेथड डिलीट ऑल डिक्शनरी आइटम्स। डिलीट कोई फंक्शन नहीं होता, डेल इज नॉट अ फंक्शन, पहले में ही दिया हुआ है, डेल के पीछे ब्रैकेट लगाई हुई है, डेल तो फंक्शन ही नहीं होता, क्यों ब्रैकेट लगा दी उसके ऊपर, तो कुछ उसका ऑप्शन वैसे ही इनवैलिड हो गया। डिलीट कोई फंक्शन नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं होता, लिस्ट में भी नहीं होता, डिक्शनरी में भी नहीं होता। रिमूव, रिमूव फंक्शन होता है बट उससे नहीं होगा, वो मेरे हिसाब से एक एलिमेंट को डिलीट करने के लिए यूज होता है। रिमूव फंक्शन को चेक करना आप लिस्ट और डिक्शनरी में। रही बात क्लियर की, तो क्लियर इज द राइट आंसर। 12th क्वेश्चन, विच ऑपरेशन रिमूव्स द टॉप एलिमेंट। Pop. हाँ पॉप, क्योंकि डेल जो होता है वो तो पूरी ही लिस्ट को या टप्पल को डिलीट कर देता है। पुश, पुश तो फंक्शन ही नहीं होता। पीक, पीक तो कहां से आ गया फंक्शन, हमने तो नाम नहीं पढ़ा आज तक। बचा कौन सा, पॉप। अब आ जाओ 13th क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं, कौन सा इनवैलिड कॉल है। अब ये एग्जांपल किसका है बताओ, कौन सा टाइप का आर्गुमेंट यूज हुआ है इसके अंदर।
मैम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हाँ जो डिफॉल्ट y को दी लिया हुआ है। है, हाँ y की वैल्यू ऑलरेडी 5 दी हुई है। अगर उसके अंदर दो वैल्यू पास करोगे, पहला जो ए के बारे में बात कर रही हूं मैं, ए ऑप्शन, 2 जाएगा x के अंदर, 3 जाएगा y के अंदर, सही है ये तो। बी के पास जाओ, एड 2 x के अंदर चला जाएगा, y के पास 5 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर मैं सी की बात करूं, अरे भाई एक वैल्यू तो देनी पड़ेगी, एक ऑलरेडी है उसके पास और आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते उसको, इट मीन्स इट इज द इनवैलिड कॉल। और अगर डी के बारे में बात करो, डी के अंदर बताओ वैल्यू कैसे पास कर रहे हो, किस चीज का एग्जांपल है ये डी वाला? पोजिशनल। हाँ जी, डी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। पोजीशनल नहीं है बेटे, वो कीवर्ड है। पोजीशनल में तो कुछ भी नहीं करना होता, जो पोजीशन है उसके हिसाब से वैल्यू चली जाती है। उसके अंदर हमने नाम दिया हुआ है, जब मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ मैंने बोल दिया कि x के अंदर 5 जाएगा, y के अंदर 7 जाएगा, इट इज द एग्जांपल ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। नहीं ओके। है ना, कीवर्ड का मतलब वही तो होता है कि नाम देके बोलना, हाँ भाई ये 5 रुपए हैं, ये इस बच्चे को देने हैं, 7 रुपए हैं, ये इस बच्चे को देने हैं। मैंने ये नहीं बोला कि जो पहले बैठा होगा उसको 5 रुपए दो, जो दूसरे नंबर पे बैठा होगा उसको 7 रुपए दो, ऐसा नहीं बोला, मैंने नाम बोल दिया बच्चे का। जब नाम बोल दिया इसका मतलब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और अगर जो पोजीशन के अकॉर्डिंग जाता है कि हाँ जो पहले बैठा होगा, चाहे कोई भी बैठा हो, उसको 5 रुपए दे देना, जो दूसरे नंबर पे बैठा होगा उसको 7 दे देना, वो पोजीशनल है, ठीक है। 14th क्वेश्चन पे आओ। ये भी मैंने आपको बोला है कि एक अपनी लिस्ट बना के उसमें लिखो, व्हाट हैपन इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इन आर मोड। रीड मोड में आप फाइल को ओपन कर रहे हो और फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो बताओ क्या होगा? एरर। एरर ही आएगा इस केस में। फाइल नॉट फाउंड एरर। हाँ फाइल नॉट फाउंड एरर आएगी, बट अगर हमारे पास यहाँ पे आर की जगह डब्ल्यू लिखा होता तो क्या आंसर होता? मैम फाइल क्रिएट हो जाती। यस, क्रिएट्स अ न्यू फाइल। अब 15th पे आओ, विच मोड बोथ अपेंड एंड रीड बाइनरी डाटा। तो सबसे पहले अपेंड लिखा होता, सबसे पहले तो हमें ए ही ढूंढना था, ए कहाँ है? ए और बी के अंदर। अच्छा रीडिंग भी हो रही है तो पीछे प्लस लगा दो, तो ए बी प्लस आंसर था इसका। बी क्यों लगा है? बाइनरी के लिए। 16th क्वेश्चन, कितने बच्चों को डाउट है 16th में? अच्छा यहाँ पे 4 के साथ एल्स लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? जैसे ही आपका फोर लूप खत्म होगा तब आपका एल्स पोर्शन चलेगा। यस जैसे ही फोर लूप के अंदर कंडीशन फॉल्स होगी आपका एल्स चल जाएगा। तो ए को जब आप आई से इंक्रीमेंट कर रहे थे, ए की वैल्यू शुरू में थी 0, फिर आई की वैल्यू देखो कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेकर 6 तक जाएगी, यस मैम। है ना। 6 तक जाएगी तो देखो आई से इंक्रीमेंट करते रहो ए को। ए पहले 0 था, फिर उसमें आई के अंदर 0 आया, वो ऐड हुआ तो 0 ही रहा। फिर आई के अंदर 1 आया, उसको ऐड कर दो, 1 हो गया। फिर उसके आई के अंदर आया 2, तो 1 के अंदर 2 को ऐड करो, 3 हो गया। फिर आई की वैल्यू क्या हो गई? 3, तो 3 हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी वैल्यू, तो 3 + 3 = 6, राइट। उसके बाद क्या आया? 4 वैल्यू होगी आई की, तो 6 ऑलरेडी था, तो 6 + 4 = 10। फिर 5, इसका मतलब टोटल वैल्यू 15। फिर आई 6 वैल्यू, 15 + 6 = 21, ठीक है। वो मेरा लूप खत्म हुआ, आई की वैल्यू 6 तक ही जाएगी ना, उसके बाद तो नहीं जाएगी, यस मैम। है ना। तो ए मेरा क्या बन चुका है? 21। और मेरा जैसे ही फोर लूप के अंदर कंडीशन फॉल्स हुई 7 पे, तो वो बाहर आ गया, एल्स के अंदर जाएगा, तो a = a⁻²। ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज हुआ है यहाँ पे। तो मेरे को बताओ हमने कितने की पावर 2 करनी है? 21 की पावर 2 करनी है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, 441 है ना। तो स्टेप बाय स्टेप करो, जब भी आउटपुट वाला क्वेश्चन होता है उसको एक एक स्टेप करके जाओ आगे। अच्छा 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये फिर से फाइंड के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी आपका स्ट्रिंग चैप्टर आ गया।
व्हाट हैपन इफ फाइंड डज नॉट फाइंड द सब स्ट्रिंग, वो -1 रिटर्न करेगा, नन तो कर ही नहीं सकता, एरर भी रिटर्न नहीं करेगा, 0 रिटर्न कर दिया इसका मतलब पहली पोजीशन पे है, 0 रिटर्न नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास पोजीशन 0 भी होती है ना, इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट ही 0 से होती है, तो इसलिए वो क्या रिटर्न करेगा, -1। उसके बाद देखिए हमारा 18th क्वेश्चन, ये तो राइट रोज का है। राइट रोज के अंदर क्या होता है, मल्टीपल रोज एट अ टाइम लिखते हो आप, यस मैम। है ना, तो मल्टीपल रोज मेरे को कैसे पता चलेगा कि कितनी रोज लिखी गई है, कोमा को चेक कर लो, कोमा कहाँ है, एक कोमा लगा हुआ है, मतलब कोमा के आगे एक वैल्यू है, कोमा के पीछे एक वैल्यू है, तो कितने रोज जा रही हैं उसके अंदर, 2 रोज। अब उसके बाद 19th क्वेश्चन, स्टैक फॉलोज विच प्रिंसिपल, लीफो भी आ सकता है, फिलो भी आ सकता है, तो इसलिए इसका आंसर था बोथ बी एंड सी। ओके मैम। 20th क्वेश्चन, टेक्स्ट फाइल इन पाइथन आर ओपन इन रीड मोड बाय डिफॉल्ट, ट्रू है या फॉल्स है, मैम ट्रू। ट्रू है क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा रीड मोड ही रहता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, बाइनरी मोड इज नीडेड टू रीड टेक्स्ट कंटेंट, क्या ऐसा जरूरी है, बाइनरी मोड तो होता ही नहीं है, यस मैम। है ना, हमारे पास कोई बाइनरी मोड नहीं होता, हमारे पास रीड राइट अपेंड और एक्स मोड यही होते हैं, तो वो तो स्टेटमेंट ही गलत है। तो इसका मतलब इसमें है हमारा A इज ट्रू, R इज फॉल्स, तो सी आंसर आ जाएगा। फिर 21 के बारे में बात करो, 21st क्वेश्चन के बारे में बात करो, क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, द एल्स ब्लॉक इज रिक्वायर्ड टू हैंडल ऑल पॉसिबल कंडीशन, ट्रू या फॉल्स, false, फॉल्स, क्योंकि एल्स के अंदर तो रिमेनिंग पोर्शन आता है ना, जो बच गया वो एल्स में जाएगा। आर में देखो, इन पाइथन एन एल्स ब्लॉक इज नॉट मैंडेटरी आफ्टर एवरी इफ स्टेटमेंट, ट्रू, ट्रू है जरूरी मैम। थोड़ी ना हमेशा हम हर एक इफ के बाद हम एल्स लगाएं, इज इट नेसेसरी कि इफ के साथ हमेशा एल्स आएगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये हमारा इफ एल्स, मतलब इससे हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें अपने फाइल के मोड, और फाइल को जब हम किसी मोड में ओपन करते हैं तो अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती उसकी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, और जो हमारे क्या बताया मैंने अभी आपको, एक और क्वेश्चन बताया था फाइल वाला, फाइल हैंडलिंग में से उसके नोट्स बनाने हैं हमें, और हाँ जो हमारे 11th क्लास के चैप्टर बनते हैं कौन कौन से, टप्पल वाला, लिस्ट, डिक्शनरी और स्ट्रिंग, इनके फंक्शंस एक बार रीड करने हैं, कौन सा फंक्शन क्या करता है, लिस्ट और डिक्शनरी के फंक्शन कॉमन रहेंगे, और जो आपका टप्पल है, टप्पल में तो कुछ कर ही नहीं सकते आप, ऐड नहीं कर सकते, एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते, तो टप्पल में तो वैसे भी कोई फंक्शन नहीं आएगा, तो वो तो शुरू होते ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मेन आपको लिस्ट पढ़ना है, डिक्शनरी पढ़ना है और एक स्ट्रिंग पढ़ना है, स्ट्रिंग के सारे फंक्शन आपको केयरफुली रीड करने हैं, फाइंड क्या करता है, अगर मेरे को रिप्लेस करना हो कंटेंट को तो कैसे करेंगे, अगर मेरे को 2 लाइंस को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, वो सारे आपके यूज होंगे जब आपका टेक्स्ट फाइल वाला क्वेश्चन आएगा। ओके मैम। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, ओके मैम। ठीक है, क्योंकि आप वो जो बच्चे चाहिए थे वो नहीं आए। ठीक है, देखते हैं इतने क्वेश्चन में किसी को डाउट है, डाउट नहीं, या फिर कुछ मेजर पॉइंट है जो डिस्कस करना था या नहीं समझ आ रहा था, जब हमने सॉल्यूशन देखा तब भी समझ नहीं आया, हाँ जी।
ऐसा कुछ नहीं है? No, ma'am. ओके, No, देन ma'am. प्लीज लीव द सेशन देन। Okay, ma'am. ओके, Thank you. हाँ जी, Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून।